हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जिसका एग्जाम जुलाई में होने वाला है, तो इसके लिए हमने मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 15 लेक्चर हो चुके हैं। यानी 15 शिफ्टों के पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से। मैंने हर चीज़ आपको बताई है कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, कौन से तरीके आपको लगाने हैं, कौन सा तरीका बेस्ट होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं। तो आप इन 15 वीडियोज़ को देख लीजिए, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली यहाँ पर बढ़ जाएगी। अगर मॉक में आपके 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इन 15 वीडियोज़ को देखने के बाद आराम से आप 23 से 24 क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, और वो भी कम टाइम में। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन 15 वीडियोज़ को देख लीजिए बस, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल आपको बेसिक भी तरीका बताया है, साथ के साथ एग्जाम वाली अप्रोच बताई है, कैसे आपको टाइम बचाना है, कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है कि पहले ईजी सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में मॉडरेट को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और लास्ट में जो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे उनको हम सोल्व करेंगे। तो वो सारे तरीके मैंने यहाँ पे बताए हैं, हर चीज़ मैंने यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की है। लास्ट क्लास में हमने 5 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 3 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं शिफ्ट 4 का पेपर। इन 25 के 25 सवालों को आपको एग्जाम में कैसे करना है वो तरीका यहाँ पे आप सीखोगे, ठीक है। अब अगर इन वीडियोज़ को रेगुलर देखते हो ना, कंप्लीट देखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जब तक प्री एग्जाम होगा ना जुलाई में, तब तक आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी, इन 25 सवालों का आप 13 से 14 मिनट में कर पाओगे ईजीली। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ से डीआई का पूछा गया है। वैसे आपको एग्जाम में पहले सोल्व कौन से क्वेश्चन करने हैं जो इजी हैं, जो आपको सेकंड में देखते ही आपको आ रहा है कि इनको प्रोसेस क्या करनी है, और क्वेश्चन है वो माइंड में ही हो रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए 25 सवाल है, तो 25 में से ऐसे 15 से 16 सवाल ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट ही आएंगे, या तो वो फॉर्मूले से आ जाएंगे या डायरेक्ट आपको माइंड में ही पता चल जाएगा क्या क्या करना है। और बाकी के जो 5 से 6 क्वेश्चन है ना, यहाँ से 15 क्वेश्चन मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन आपके पास, और 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे थोड़े से मॉडरेट होंगे जिन्हें आप पेन लगा के इजीली सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक राउंड में ये इजी सवाल करने हैं, फिर 5 से जो 6 सवाल बच गए हैं उनको कर लो, और लास्ट में आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे उनको बेसिक से कर देना, जो हार्ड होंगे थोड़े से, या मान लीजिए आपने कहीं मिस्टेक कर दी हो, या कहीं आप दिक्कत में उसमें प्रॉब्लम में आ रहे हो कि यहाँ पे सोल्व नहीं हो पा रहा है हमसे शॉर्ट ट्रिक से, तो उन क्वेश्चन को आप फिर बेसिक अप्रोच से सोल्व कर दो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना होगा। जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी लग रहा है उसको एक बार में छोड़ दो, ठीक है। उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो पहले आ रहा है उसी को अटेम्प्ट करना है, तभी आपकी स्पीड बनेगी। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो मुझे समझाना है, इसलिए सारे के सारे मैं सवाल शुरू से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ। बाकी एग्जाम में आपको डीआई के सवाल हैं वो लास्ट में करने हैं। पहला सवाल देखो दे रखा है कि 2017 में ए राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या का कितना परसेंट थी। तो 2017 में ए का पूछा है, तो यानी ये 10 है, तो ए में 2017 में कितने थे, 10 थे। 2019 में बी के द्वारा, 2019 में बी के कितने प्रवक्ता हैं, 22 है, तो यही तो पूछा है इसका कितना परसेंट है, तो इंटू 100 करेंगे। तो 10/22 का मतलब कितना हो गया, 5/11 हो गया क्या। तो 5/11 का फ्रैक्शन आपको पता है ना, इसका परसेंटेज क्या होता है, 1/11 का मतलब क्या होता है, 9 से ही 1/11%। तो 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 से ही 5/11 यानी 45.45% आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बस आपको इतना ही करना था ये एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, ये अच्छा सवाल है। ये आपसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ये एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के इक्वल है, और एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ से आपको बताना है इसकी वैल्यू। इससे पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। देखो यहाँ से फॉर्मूले आपको याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसके आपको फॉर्मूले पूरे के पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपको कंठस्थ होने चाहिए। पहला फॉर्मूला ये होता है, देखो इसका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर इसी में ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूँ तो यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, किसमें, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ, और अंदर मैंने 2 से गुना कर दिया, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वैसे मैंने बहुत बार बताया है, एक बार और बता देता हूँ। अब यहाँ से इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको लिख दूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस 2xyz होगा, तो यहाँ पे बन के ये क्या बन जाता है, 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ए के फॉर्मूले से कन्वर्ट हो रहा है, और लास्ट ये फॉर्मूला एक होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2
3x² प्लस y² प्लस z² माइनस x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये चार फॉर्मूले आपको कंटस्ट होने चाहिए। डायरेक्ट इस पे पूछ लिया जाता है, आपको देखो x प्लस वाई प्लस जेड दे दिया जाएगा और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा x³ प्लस वाई³ प्लस जेड³ माइनस 3xyz क्या होगा। इसी तरीके से इसमें सवाल बनेंगे। अब इसमें कंडीशन बनती है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। दो कंडीशन क्या बनती है देखो, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है। पहली कंडीशन आपको ये दे दिया जाएगा कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। जैसे सिंप्लीफिकेशन में ऐसा डाटा दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 25 है, लास्ट क्लास में आया था 75 है और ये 50 है, प्लस का 50, तो a प्लस बी प्लस सी क्या बन गया, 0 बन गया। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा 25 का क्यूब, 75 का क्यूब, 50 का क्यूब माइनस ये इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये 3xyz के बराबर होगी, तो ये सोल्व करना होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो हमेशा ध्यान रखना x³ प्लस y³ प्लस z³ है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3xyz का। क्लियर है। दूसरा आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाए पूरी की पूरी, कैसे होगी, जब x² प्लस y² प्लस z² क्या हो जाए, xy प्लस yz प्लस zx, ये इसको इक्वल हो जाए। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसी चीज़ को हमने क्या लिखा था, देखो इसी चीज़ को मैंने ये लिखा था यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना करके। तो जब ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, यानी x प्लस वाई प्लस नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक कंडीशन तो क्या हो गई, x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, और एक कंडीशन ये होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 ना हो और बाकी x² प्लस y² प्लस z² क्या हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। तो यही क्या बन जाएगा, इसके लिए हो जाएगा कि x माइनस वाई, ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो ये 0 कब पॉसिबल होगा, जब x बराबर y हो, y बराबर z हो और z बराबर x हो, तभी ये पॉसिबल होगा। यानी x बराबर y बराबर z होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है और ये चार फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चाहे आप 100% लिख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन है वो जरूर आएगा आपके एग्जाम में। क्लियर है, ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे जो अभी एग्जाम में जो अभी जो शिफ्ट कर रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस कंडीशन से पूछा गया है। आपको देखो यहाँ से क्या दे दिया, अब चलते हैं देखो क्वेश्चन पे। आपको दे दिया x² प्लस y² प्लस z² है, x y y z x के बराबर है। तो यहीं से मैं क्या लिख सकता हूँ कि x बराबर y बराबर z होगा, क्या ये तीनों बराबर होंगे। तो जब आपको x बराबर 1 दे दिया तो y बराबर भी 1 होगा, z बराबर भी 1 होगा। तो अब डायरेक्ट ही आपके पास आंसर आ गया, देखो तो सब 1 होगा। तो जोड़ दो 10 5 15 और 15 7 22, तो ऊपर तो 22 डिवाइडेड बाई 13 और 6 19, 19 और 3 22, तो 22 डिवाइडेड बाई 22 कितना हो गया, 1 हो गया आंसर। अगर आपको ये कंडीशन पता हो तब तो आप इजीली सोल्व कर पाते। अगर आपको कंडीशन नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1 है, y और z चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, वो वैसे निकाल नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, अब नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से 90 के अंकित मूल्य, कोई मार्क प्राइस वाली है, 90 मार्क प्राइस है और इसे बेचा कितने में गया है, 68 रुपये में। तो देखो 90 रुपये की चीज़ को 68 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ से कितने पूछा है, डिस्काउंट कितना मिला। तो देखो यहाँ से रेशियो निकाल दो ना, 90 अनुपात 68 है तो 45 अनुपात 34 हो गया क्या। तो कितना डिस्काउंट मिला इसको, 11 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, कितने पर, 45 पर। 11/45 का मतलब कितना हो गया, देखो 1/4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 1/4 पॉइंट समथिंग यानी 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है, 25%। तो 25% से कम ही आने वाला है, क्योंकि नीचे ज़्यादा है ना, तो 25 से कम वाला ऑप्शन हो जाएगा, उसके पास ही आएगा 25 के आसपास। ये तो 25 से ज़्यादा है, ये 23 तो बहुत ही कम हो गया, ये बहुत कम हो गया, और ये 25 से कम है। ठीक है, बाकी इसको सोल्व भी कर सकते हो, 11 यहाँ से 11 से डिवाइड करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आने वाला है। यानी आप तो अप्रोक्सीमेशन में करना, आपको कंप्लीट पूरा सोल्व नहीं करना आपको एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो, इस टाइप का सवाल मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंसेप्ट का देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ना, ये भी आपका एग्जाम में आने वाला है। इस पे रिलेटेड या तो पेरीमीटर देगा और या एरिया दे देगा। मैंने कंसेप्ट लास्ट क्लास में बता दिया है, नया स्टूडेंट है वो लास्ट क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। यहाँ डायरेक्ट है, एरिया है तो इसके स्क्वायर के रेशियो में होता है। तो डायरेक्ट अब हमें इनके साइड चाहिए, तो क्या कर देंगे अपन, इसका रूट कर देंगे, तो 3/2 आ जाएगा इनके साइड के रेशियो। अब देखो साइड हमें क्या पूछा है, PR पूछा ना, तो PR के संगत साइड कौन सी है, करस्पॉन्डिंग BC है ना, तो BC की लेंथ चाहिए ऊपर, तो ऊपर BC हो गई और नीचे PR हो गया। सोल्व कर देंगे, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 आ गया कि इसका आंसर। बस इतना ही आपको एग्जाम में करना था। तो ये सवाल हो गया 5 से 7 सेकेंड का। नेक्स्ट सवाल देखो, x प्लस 1/2x इक्वल टू 3 दे रखा है। अब हमें ये चाहिए, यहाँ पे 8x क्यूब चाहिए। देखो 2x का क्यूब है क्या ये,
तो हमें 2x चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ 2 से गुना कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को 2 से गुना कर दो आप। तो देखो 2 गुना करेंगे, 2 तो कट जाएगा, इधर क्या बन गया 6 बन गया क्या। तो देखो ये k बन गया क्या एक तरीके से, x प्लस 1/x k है, तो k क्यूब प्लस 1 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है k क्यूब, एक x प्लस वाई का होल क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब माइनस 3xy, तो यहाँ से xy करेंगे, x से x तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा इनटू ये k की वैल्यू 6। सोल्व कर दीजिए, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 दूनी 12 और भारतीय 24 भारतीय 36। तो यहाँ से 200 में से 20 और घटा दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। आपको देखो फॉर्मूले आपको माइंड में रखना है, बाकी आपको लगाना है और उसमें आपको सोल्व करना है, ज़्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है। ठीक है, जितना टाइम आप बचा सकते हो, सेकंड भी आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रखे, 1 सेकंड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन को आपको देखो पूरा नहीं पढ़ना, आपको डायरेक्ट स्कैन करना होता है एग्जाम में। यहाँ पे देखो ये सवाल है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, क्या करना है दोनों तरफ ऊपर नीचे गुना कर दो 1 प्लस साइन से, तो 1 प्लस साइन से गुना करेंगे। अब पूरा का पूरा इमेजिनेशन है, देखो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर से ये रूट ऊपर वाला तो चला जाएगा, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर है वो रूट यहाँ से और कट गया, तो ये क्या बन गया ऊपर बन गया 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई नीचे आ गया कोस। अब तो आंसर ही आ गया क्या सेक और टेन होगा डायरेक्ट। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको माइंड में चीजें ज्यादा करनी है, लिखना आपको कम है, तब आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखो, 2 पर्यटक बसें हैं, वो एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है, एक स्टार्ट करती हैं और राइट एंगल तरीके से मतलब चलती है वो 2 सड़कों पर, तो इस तरीके से चलती है वो। इस मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो, एक तो है 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बताना है कि 15 सेकंड बाद में उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो देखो पहले तो ये बताओ कि 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 15 सेकंड में इतनी, और यहाँ से किलोमीटर पर आवर है, ये 15 सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं 5/18 से गुना करते हैं। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखो 6 18 और यहाँ से 6 8 48, 3 से और का 8 3 पंजे 15, 8 पंजे 40 और यहाँ से 200 हो गया क्या, तो ये इधर चलेगी 200 मीटर। अब मीटर में आ गया ना, ये यहाँ से 36 है तो देखो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इंटू 15 सेकंड है तो ये 15 सेकंड में इतनी डिस्टेंस लेगी। 18 से डिवाइड कर दीजिए, 18 में 36 2 और यहाँ से 15.75 और यहाँ से 150 किलोमीटर, सॉरी मीटर में आएगा ना 150 मीटर, तो ये 150 मीटर चलेगी इधर। इनके बीच में यहाँ से पहुँच गई, ये यहाँ से पहुँच गई, इनके बीच में डिस्टेंस चाहिए, तो देखो ये ट्रिपलेट बन गया क्या 15 20 और 25 का, तो यहाँ से 0 है तो एक्स्ट्रा ये हो जाएगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई 250 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पे तो आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अर्निंग ऑफ पी टू द टोटल अर्निंग ऑफ क्यू। तो इनको सबको जोड़ना है, पी आपको पूछा है, इनके बीच में अनुपात पूछा है तो इनको जोड़ना ही है। देखो यहाँ से 100 200 300, तो 300 तो है और यहाँ से 400 कर देते हैं, यहाँ से 100 200 300 और ये 400 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ से 400 और ये एक है इधर, तो कितना हो जाएगा ये 67 और 67 और यहाँ से जोड़ देंगे 6 3 ना तो 97, 97 और 5 जोड़ेंगे तो 102 102 और 112, ठीक है 111 होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 511 आ गया क्या, इनका सम 511 हो गया। ऑप्शन तो वैसे दिख रहा है आपको 511, बाकी इनको भी जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 6 और 2 8 और यहाँ से 8 8 16, हासिल 1 चली जाएगी 6 7 8 9 9 और 6 15 और हासिल चली जाएगी 1 2 और 2 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 556। सिंपली इसमें तो जोड़ना था और रेशियो निकालना था। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गिवन आइटम बाय कंपनीज ए एंड ई टुगेदर। ए और ई के द्वारा कुल लागत आपको बतानी है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि इनकी टोटल देखो ए बी सी डी है, ये रोबोट बनाने वाली कंपनी है जिसमें टोटल टॉयज़ हैं वो प्रोड्यूस करती है कंपनी, 5 कंपनी द्वारा 8 लाख, तो टोटल इतने प्रोड्यूस करती हैं और इनका खर्चा है वो एक रोबोट का खर्चा कितना है 5000 रुपये। तो हमें इनका निकालना है, किसका निकालना है ए और ई का, तो ए और ई का ये वाला हो गया 9 और 3 12 यानी 126 और डिग्री में दे रखा है 126 डिग्री, इतना बनेगा। टोटल कितना है 360 डिग्री है क्या, तो 126 में से 360 डिग्री, सॉरी हमें 126 डिग्री का निकालना है। ठीक है,
टोटल कितने हैं 360 डिग्री है ना एक पॉइंट पे बनने वाला, और इसके टोटल कोइज जो टॉइज हैं वो कितने हैं 8 लाख। तो 8 लाख है वो टोटल का है, 360 डिग्री का है, इसकी वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए 126 की चाहिए, तो 126 डिग्री की। ये तो हमारे पास आ गए टॉयज़ ए और ई के द्वारा। अब खर्चा निकालना, तो एक टॉयज़ का 5000 है, तो इतने का कितना लगेगा, इतना लगेगा। बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर दो। देखो यहाँ से, तो यहाँ से 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 1, और यहाँ से 6 से काटेंगे तो 6 चिंका 36, 0 से 0 चला गया। यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 2 से और काट दीजिए तो 4 हो गया, 5 चौक 20 और 20 इंटू 7 कितना हो गया 140 हो गया क्या। और यहाँ से कितना हो गया, ये करोड़ में हो गया कि 140 करोड़। क्लियर है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, फिर से देखो ए बी सी है वो डी ई एफ है, समरूप आपको दे रखा है, सिमिलर है। बी सी और ई एफ आपको साइड की दे रखी है, और इनका एरिया आपको एक का दे रखा है, दूसरे का पूछा है। तो मैंने बताया जब भी यहाँ पे सिमिलर होते हैं तो इनके साइड के स्क्वायर के अनुपात में होगा इनका क्षेत्रफल। तो देखो हमें बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ई एफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये किसके इक्वल होगा, ए बी सी का एरिया दे रखा है और इसका एरिया आपसे पूछा है। तो सोल्व कर दो, यहाँ से 16 पंजे 80, 25 पंजे 125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। एक निश्चित राशि है, साधारण ब्याज आपको दे रखा है कि 2 साल में राशि पर, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 सालों में इतनी और 8 सालों में इतनी हो जाती है। इसका मतलब है ये अमाउंट दे रखा है आपको। ठीक है, ये अमाउंट दे रखा है, आपसे पूछा है इसकी रेट। अब देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टाइम में कितना डिफरेंस है। जब सिंपल इंटरेस्ट होता है ना तो आपको डायरेक्ट करना होता है। सिंपल इंटरेस्ट देखो यहाँ से कितने सालों का हो गया, 6 सालों का हो गया क्या, इनके बीच में डिफरेंस 6 साल का है। यानी 6 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, इनके बीच में डिफरेंस कर लो, वो इतना ब्याज मिलेगा। 3640 है और 4060 है, यहाँ से 4060 है, तो 20 रुपये तो एक्स्ट्रा हो गए कि यहाँ से, और 420 रुपये। तो 6 साल में 420 रुपये मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना मिलेगा 70 रुपये ब्याज मिलेगा। 1 साल में 70 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में कितना मिलेगा 140 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, 2 साल में कितना मिलेगा 140 मिलेगा। अब ये अमाउंट है 3640 है, तो 3640 में से अगर 140 घटा देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा क्या, वो कितना आ गया 3500 आ गया क्या। तो जब आपके पास प्रिंसिपल पता है, 1 साल का आपको ब्याज पता है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या इसकी रेट। तो रेट कितनी आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाई 3500 इंटू 100। तो यहाँ से 7 पंजे 35, 1/50 हो गया, 50 से डिवाइड करेंगे तो कितनी परसेंट आ गई 2% आ गया। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से कोट थीटा दे रखा है, तो 8 तो उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से रेशियो क्या बन गया 3/4, यानी कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 3 4 ये हाइपोटेनस 5 होगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 और डिवाइडेड बाई 4/5 माइनस 3/5। सोल्व करेंगे 4 3 7 और नीचे तो 1 आ ही रहा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्तिक स्कोर आउट ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। कार्तिक का आपको बताना है, कार्तिक का कितना है 80 है क्या, और टोटल कितने मार्क्स है यहाँ पे देखो जोड़ना पड़ेगा, 8 और 9 17, यहाँ से 170 हो गया, और यहाँ से देखो 8 और 9 17, 17 और 7 24 हो गया, 24 और 7 31, 31 और 8 कितना हो गया यहाँ से 39, 390 हो गया, और यहाँ से 5 और 5 एक्स्ट्रा और है यानी 400 है। तो टोटल 400 में से 80 नंबर इसके आए हैं। तो यहाँ से पूछा क्या है परसेंटेज में पूछा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे को सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यानी 3 आपको बराबर बराबर क्यूब दे दिए और इनको जोड़ दिया गया इस तरीके से पास में रख के। यदि एक घन का जो विकर्ण है ना आपको डायगोनल दे रखा है 6√3, तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसकी साइड कितनी है। हमेशा √3 होता है डायगोनल, तो ए की यानी ए क्या होता है यहाँ पे साइड है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, यानी साइड 6 हो गई। तो आपसे पूछा है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो मुझे बताइए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो ये क्यूबॉइड बन गया एक तरीके से। तो क्यूबॉइड बन गया तो एल बराबर तो कितनी होगी इसकी 18 होगी, और यहाँ से बी और एस तो क्या होगा वो सेम ही होगा क्यूब के अनुसार ही 6 6। तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया पूछा है तो 2 LBPH और HL का सम करना है। तो यहाँ से 18 छीगी 108 हो गया, और यहाँ से 18 × 6 करेंगे तो यहाँ से 18 पंजे 90 और 18 छीगी 108 हो जाएगा वापस से, और यहाँ से 6 6 36 हो गया। ठीक है, LBBH और HL कर रहे हैं अपन।
तो यहाँ से सोल्व कर देंगे 200, 230, 230 और यहाँ से 230 के बाद में 240 हो गया, 244 हो गया क्या यहाँ से, देखो 200 है और यहाँ से 230 तो हो गया, 230, 240, 244, 244 और 8 और जोड़ेंगे, तो 244 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 252। ठीक है, 252 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, 10 है आपको दे रखा है और को से आपसे पूछा है, ये तो सिंपल सवाल है क्या, देखो 5/12 है, ये 5 12 13 आपको ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट आपको याद करने हैं, सारे के सारे ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। 5 12 13 हो गया, को से आपको निकालना तो क्या आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट 12/13 हो गया क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखो बहुत इजी सवाल आते हैं। अब देखो इस टाइप के सवाल होंगे ना, अब इन क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा आपको, 3 से 4 सेकंड लगने वाले हैं अगर आप डायरेक्ट करोगे तो। ये चीज़ भी आपको नहीं लिखनी है, 5 12 13 हो गया ना, जो हाइपोटेनस आएगा वो 13 आएगा, तो यहाँ पे बेस क्या है, ये 12 है और हाइपोटेनस तो आपको माइंड में आ गया कि 13 है, तो 12/13 आंसर आ गया। तो पेन लगाने की भी जरूरत कहाँ पड़ रही है आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम एचसीएफ का। यहाँ से आपको दो चीज़ें दे रखी होगी, एलसीएम और एचसीएफ दिया रखा होगा, एक आपको संख्या दे रखी होगी, दूसरी संख्या निकालनी है, कुछ ही नहीं करना, इनको गुना कर दो, इससे डिवाइड करना है। तो 4104 × 9 डिवाइडेड बाई 171, यहाँ से इसको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 9 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 9 दूनी 18, एक बार चला जाएगा 9 और यहाँ से 9 नाम 81, तो यहाँ से 19 हो गया। अब देखो 19 से 4 4 8 और 1 9, ये तो 9 से डिविजिबल होगा क्या, पूरी की पूरी संख्या, ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल होगी। देखो ये भी नहीं है, 8 और 9 ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है, ये एक ही संख्या 9 से डिविजिबल होगा। आंसर आ गया, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसको सोल्व कर सकते हो, डिवाइड करोगे तब भी कितना आएगा 216 आएगा। तो इस टाइप से भी आपको टाइम बचाना है। जो देखो जो दूसरी संख्या होगी ना, यहाँ पे एचसीएफ 9 दे रखा है, या तो आप देखो डायरेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, ये चीज़ें भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। देखो एचसीएफ कितना है इसका, 9 है क्या, यानी जो दूसरी वाली संख्या भी क्या होगी, वो 9 का मल्टीपल ही होगी। ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, केवल एक संख्या है 9 का जो 9 से डिविजिबल है। बस आंसर आ गया, अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको एचसीएफ का पता होना चाहिए। एचसीएफ क्या होती है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है कि उसमें कॉमन क्या है, तो 9 कॉमन है, तो दोनों उसमें भी 9 कॉमन ही होगा, फिर वो भी 9 से डिविजिबल होगी अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो यहाँ से ये आंसर हो गया। पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको इस टाइप के सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से x² - 2xy आपको दे रखा है, x - y है, y का मान पूछा है। क्या कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो x² + y² - 2xy होगा इज इक्वल टू 100 हो गया। x² - 2xy आपको दे रखा है 84, तो उधर जाके कितना बन गया, ये 16 बन गया क्या, ये y² = 16 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई क्या। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से टैंक का है, पाइप एंड सिस्टम का सवाल है। ए बी सी हैं, वो टैंक को 10 घंटे 20 घंटे और 25 घंटे में, तो एफिशिएंसी मान लो इनकी। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल वर्क मान लो कितना है, इनका एलसीएम मानेंगे अपन, 10 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया 100, तो टोटल वर्क आपके पास 100 हो गया। इनकी एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 20 से डिवाइड करेंगे 5 और 25 से डिवाइड करेंगे 4, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। 1 घंटे में कितना भरेंगे ये। अब ये बोला है, आगे पढ़ो। देखो यहाँ से सबसे पहले तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है, तो सबसे पहले तो तीनों नलों को एक साथ खोला जाता है। 2 घंटे के बाद में सी को बंद कर दिया जाता है, 2 घंटे तो ये चलते हैं, फिर इसके बाद में सी चला जाता है, बाकी का बचा कौन, ए प्लस बी। उसके ए और बी के चलते रहते हैं प्रारंभ से 4 घंटे बाद, शुरू से 4 घंटे बाद में, तो 2 घंटे तो हो गए, 2 घंटे और भरेंगे, तो 2 घंटे के बाद में बी और चला जाता है, तो बाकी कौन भरेगा, ये ई तो बचा लास्ट में। शेष टंकी को अकेले नल ए से भरा जाता है और नल ए स्वयं के द्वारा कितने किए गए कार्य का आपको परसेंटेज बताना है कि ए ने कितना काम किया इसमें टोटल। यही तो पूछा ना आपसे, ये पूछ लिया है कि ए ने टोटल कितना काम किया, वो आपको परसेंटेज में बताना है। तो मुझे यहाँ से बताओ, देखो ए प्लस बी प्लस सी है, वो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, यहाँ से 10 5 15 और 4 19, 1 घंटे में 19 यूनिट का काम करेंगे, तो 2 घंटे में कितना काम कर देंगे, ये तो 38 यूनिट का काम कर देंगे क्या। ए प्लस बी हैं, वो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 यूनिट का काम करेंगे, तो 2 घंटे में कितना काम कर देंगे, वो 30 यूनिट का काम कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 100 यूनिट का काम है, 30 और 30 60 68 यूनिट का काम हो चुका है, बचा कितना काम, 32 यूनिट का काम बच गया क्या।
अब ये 32 यूनिट का काम कौन करेगा, ए तो करेगा। अब आपसे पूछा है कि यहाँ से ए ने कितना काम किया, तो मुझे बताइए ए ने यहाँ पे 32 यूनिट तो काम किया ही है लास्ट में, और शुरू से लेके यहाँ से देखो 4 घंटे, 2 घंटे शुरू में और 2 घंटे यहाँ पे, तो 4 घंटे ए ने काम किया है कि रेगुलरी। तो ए 1 घंटे में 10 यूनिट का काम कर रहा है, तो 4 घंटे में कितना काम करेगा वो, 40 यूनिट का काम और करेगा। तो यहाँ पे उसने 40 यूनिट का काम कर दिया और यहाँ पे 32 यूनिट का काम कर लिया। तो कितने यूनिट का काम कर लिया उसने, 72 यूनिट का काम कर दिया। तो 100 में से 72 कर दिया, यानी 72% हो गया क्या उसका काम। तो टोटल इसने कितना काम किया, 72% काम किया है। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखो, एक बाइक से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 96 किलोमीटर और कार से 31 किलोमीटर की स्पीड से 124 किलोमीटर और घोड़ा गाड़ी से चलने पर वो 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 105 किलोमीटर को जाता है। तो आपको पूछा है एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, देखो 96 और यहाँ से 124 और 105 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 200, 300, 320 और 329 हो गया क्या यहाँ से, ठीक है क्या, 200 और यहाँ से 320, 320 और 325। तो टोटल डिस्टेंस तो आपके पास होगी 325। अब टोटल टाइम चाहिए, तो टाइम कैसे निकालेंगे, इतनी स्पीड से इतने किलोमीटर चल रहा है तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 6 घंटे लगेंगे, ये तो 6 घंटे लगेंगे। 31 की स्पीड से 124 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे लगेगा 4 घंटे। और 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 105 चलेगा, तो यहाँ से 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, तो 15 घंटे लगेंगे। बस सोल्व कर दो इसको, 325 डिवाइडेड बाई 6 4 10 और यहाँ से 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने घंटे लगेगा, यहाँ से 25 या 75, 13 घंटे लगेंगे इसके। सॉरी, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 25 यहाँ से गया हो गया, ये होर हो गया, 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई उसकी, 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से 350 रुपये में 100 की दर से खरीदता है वो सेव और 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। तो देखो 48 रुपये प्रति दर्जन का मतलब 48 रुपये में वो 12 सेव देता है। खरीदता कितना है, 350 रुपये में 100 चीज़ें खरीदता है, वो 100 सेव खरीदता है, उसका प्रॉफिट बताना है। तो आप तो ए से देख लो कि 350 रुपये में 100 सेव खरीदता है, तो एक सेव की प्राइस कितनी हो गई, 3.5 हो गई क्या। एक सेव वो 3.5 रुपये में खरीदता है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो मुझे बताइए एक सेव वो कितने रुपए में बेच रहा है, यहाँ से एक सेव वो 4 रुपये में बेच रहा है। तो एक सेव वो 4 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 0.5 का प्रॉफिट हो गया, कितने पर, 3.5 पे। तो यहाँ से 5 7 35, 1/7 फ्रिक्शन आ गई क्या। 1/7 फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, 14 से 2/7% होता है क्या। तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, तो ऐसे आपको एग्जाम में सोल्व करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, ए बी सी हैं जिसमें ए बी ये आपको दे रखा है, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, नया कंसेप्ट का सवाल है। वैसे सेम है, पिछले जो पहले पूछे जा रहे थे उसी में थोड़ा सा चेंज करके कर दिया है, तो नया क्वेश्चन बन गया है। ए बी सी में ए बी और बी सी आपको दे रखा, तो मैं देखो इस तरीके से बना देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। ये आपको ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, जिसमें देखो ए बी और बी सी बराबर हैं, तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ ये ए बी हो गया और ये बी सी हो गया, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर आपको दे रखी है। पी क्यू आर क्या है, ए बी बी सी और ए सी के मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो ये मिड पॉइंट है पी क्यू आर, ए बी बी सी और ए सी के, पी क्यू आर। यदि पी आर की लेंथ आपको दे रखी है, पी आर की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये पी आर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछा है क्यू आर की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ पूछी है। तो मुझे यहाँ से ये बता दीजिए कि देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो बराबर है, क्लियर है। तो यहाँ से ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड कितनी होगी, ये 10 सेंटीमीटर होगी क्या। अब क्यों होगी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट को हम मिला दें, इन मिड पॉइंट को मिला दें, तो ये जो साइड होगी, इस साइड की जो लंबाई होगी इस बेस की क्या होगी, आधी होगी, हमेशा होगी। अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो लाइन होगी ये, तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो यहाँ से बेस की क्या होगी, आधी होगी। तो अगर ये 5 है तो यहाँ से ये लेंथ कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी क्या। अब ये 10 हैं तो ये भी तो 10 ही होगी, क्योंकि लेंथ बराबर दे रही है आपको। अगर ये 10 हैं तो ये वाली साइड क्या होगी, फिर से वही कंसेप्ट हो गया कि ये मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, तो ये भी 5 हो गया। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर।
क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में अगर हम मिड पॉइंट को मिला दें यहाँ से, तो ये जो इसकी लेंथ होगी, इसकी जो लंबाई होगी वो बेस की क्या होगी, आधी होगी। नेक्स्ट सवाल देखो, 5:7 के अनुपात में है दो संख्याएं, अगर इसमें 6 जोड़ दिया जाए दोनों संख्याओं में तो 3:4 बन जाता है। तो ये रेशियो का सवाल है, 5:7 है और नया रेशियो कितना है, 3:4 हो जाता है। अब देखो दोनों में जोड़ा है ना 6, तो यानी इनका डिफरेंस है ना वो इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे तो 2 का है, यहाँ पे 1 का, यानी यहाँ पे 3 का है, तो हमें सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इसका डिफरेंस देखो कितना है, 1 का है, तो इसे तो ऊपर गुना कर दो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो इसे यहाँ से गुना कर दो, नीचे कर दो। नया रेशियो क्या आ गया, 5:7 और ये हो गया 6:8। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम है क्या, 5 से 6 हो गया, 7 से 1, यानी 1 का डिफरेंस है, यानी ये 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रही है कितनी, इसमें भी 6 जोड़ा गया है, इसमें भी 6 जोड़ा गया है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 है। पूछा क्या है, वो संख्या ही कितनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 42 होगी। तो 30 और 42 क्या हो जाएंगे, वो संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या है वो 12% इंक्रीज होती है, अगले वर्ष है संक्रामक रोग के कारण इसमें 8% की कमी आ जाती है। तो देखो आपको तो केवल ये चीज़ें पढ़नी है, ये पूरा नहीं पढ़ना आपको। 12% इंक्रीज हुई, 8% क्या हो गई, डिक्रीज हो गए, और अंत में लास्ट में कितनी है, इतनी जनसंख्या है, बस इतना ही चाहिए हमें। पूछा क्या, शुरुआत में कितनी थी, तो बस ये 4 चीज़ें आपको चाहिए थी, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, आपको तरीका माइंड में आ जाना चाहिए क्या करना है। तो देखो पहले शुरुआत की पूछी है, मैं x मान लेता हूँ शुरू में, कितनी बड़ी, पहले तो 12% बड़ी है, तो 12% बड़ी है, 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, देखो फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो आप नीचे 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12 और 25, तो 3/25 होती है। याद कर ले तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको फिर ये सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो 3/25 हो गई, यानी 25 है तो बड़ी है, तो 3 बड़ी है यहाँ से। 100 का जो 25 का 12% कितना होता है, 3 होगा यहाँ पे, तो 25 से बढ़कर कितनी हो जाएगी वो जनसंख्या, 28 हो जाएगी। फिर 8% डिक्रीज हो गई, 8% डिक्रीज का मतलब कितना हो गया, 2/25, यानी 25 अगर जनसंख्या थी शुरू में तो 2 कम हो गई, यानी कितनी, 23 हो गई। क्लियर है, तो ये हो गई। तो यहाँ से आपको लास्ट में कितनी दे रखी है, यही तो संख्या आपको दे रखी है, इसी की तो वैल्यू दे रखी है भाई। पहले बढ़ी फिर घटी, तो लास्ट में कितनी आ गई, 64,400 आ गई। बस इसको सोल्व करना है, 23 से डिवाइड कर दो, यहाँ से 23 दूना 46, 2 बार चला जाएगा 46 और 4 4 8, 18 बच गया यहाँ से, तो कितनी बार चला जाएगा, 23 चौक 92, तो 23 की 184 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपके पास 2600। क्लियर है। यहाँ से 28 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से 25 से 28 हो गया, 23 × 184 होगा ना, यहाँ पे 23 × 184 हो जाएगा, तो 28 से 28 चला गया, कितना आ गया आपके पास ऊपर 100। 25 × 25 करेंगे तो कितना आ गया 625, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई 625,00। क्लियर है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप माइंड में कर सको, वैसे भी वो क्वेश्चन है, वो तरीका है ना, वो माइंड में भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन आपको कैलकुलेटिव लगेगा। कैसे, देखो वो फॉर्मूला आपको पता है सक्सेसिव का, a + b + ab/100 है। यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या होगा 12 - 8, यानी कितना हो जाएगा 4%। और फिर 4 में से भी अभी 12 चौक 48 घटाना है, तो 4 - 0.48 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.52% आ जाएगा क्या, यानी ये 3.52% क्या है, ओवरऑल आपके पास बढ़ोतरी है कि इतनी इंक्रीज होगी, 3.52% इंक्रीज होगा। तो ये 64,400 क्या है, ये इंक्रीज होने के बाद में ही तो है, यानी अगर 100% है, शुरू में हमने 100% माना, तो 3.52% बढ़ेंगे, यानी 103.52% हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे ये सोल्व नहीं करना आपको, यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, देखो यहाँ से सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो ये 6 से ज़्यादा आएगा। यहाँ से देखो से 50 है, यहाँ पे 54 है, ये 50 है, ये तीनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन आपको दे रखा, तो सोल्व क्यों करना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। ये चीज़ तो आप माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ तो आप माइंड में करोगे, डायरेक्ट यहाँ से देखोगे कि 100 की वैल्यू देखो 644, तो लगभग 6 के आसपास जाएगा, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो 6 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल का है, ये भी अच्छा कंसेप्ट है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है इस सवाल से। तो यहाँ से देखो, यहाँ से संख्या दे रखी है जो 72 से डिविजिबल हैं, तो 72 के 2 कोप्राइम में टुकड़े कर दो, तो 8 और 9 लिख सकते हैं, 8 × 9, तो 8 और 9 का आपको क्या लगाना है, डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो 8 का तो क्या हो गया, लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो,
तो 8 से डिवाइड करना है, तो 8 नाम 8 64 और 8 नाम 72, तो यहाँ से 6 है, तो 6 बचा। क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 8 से डिवाइड हो जाए, तो क्यू की वैल्यू 4 होगी, तभी तो 64 बनेगा। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू तो आ गई 4, तो 16 हो गया यहाँ से 4 का स्क्वायर। अब हमें चाहिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, तो यहाँ पे सम क्या होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 जहाँ पे बन रहा है उनको काट दीजिए। देखो ये 9 तो यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ से 8 और 1 चला जाएगा, यहाँ से 2 बच गए, यहाँ से 3 और 2 5, 5 और 4 9, फिर 2 बच गए, यहाँ से 7 और 2 9 हो गया। यहाँ से 8 और 1 9, 3 बच गए यहाँ से, यानी 3 प्लस पी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी पी की वैल्यू क्या होगी, फिर 6 होगी क्या, तभी 9 बनेगा। तो पी की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36। तो 36 प्लस 16 प्लस 12, इसका रूट करना है, कितना हो जाएगा, 36 और 6 42, 52 52 54 और 64, 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लास्ट सवाल देखो, यहाँ से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को आपस में स्पर्श करते हुए रखा गया है। 3 वृत्तों की चारों ओर एक धागा बांधा जाता है, तो उसकी लंबाई बतानी। तो जब भी यहाँ पे 3 ट्राइंगल है ना, सॉरी 3 सर्किल है ना, तो इसके लिए तो मैंने फॉर्मूला बताया, जब 3 सर्किल है 3 का डबल कर दो 6 × r प्लस 2πr, ये फॉर्मूला होता है। हमेशा ध्यान रखना इसकी लेंथ क्या होगी, जो पेरीमीटर होगा ना, 3 सर्किल दे रखे हैं तो 3 का डबल करो 6r और 2πr कर दो। यहाँ पे अगर 4 सर्किल दे रखे होते तो 4 का डबल करो 8r और 2πr इसमें ऐड कर दो। अगर यहाँ पे 8 सर्किल दे रखे होते तो यहाँ पे क्या करते 8 दूनी 16r प्लस 2πr, तो ये पेरीमीटर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, r की वैल्यू पुट कर दो 24 प्लस 8π आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको कंसेप्ट पता है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, माइंड से क्वेश्चन को करना है, ना कि पेन से। ठीक है, जितना ज़्यादा आप माइंड लगाओगे उतना ही आपका पेन कम चलेगा। पेन कम चलेगा तो ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। क्लियर है। आई होप आपको सारे के सारे सवाल है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, एक एक तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप देखते रहिए, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता जब तक यहाँ पे आपको ये सीरीज़ मिलती रहेगी। सारे के सारे सवाल यहाँ पे बिल्कुल आपको एग्जाम में प्रोसेस बताऊंगा, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे अपनी स्पीड बनानी है, वो सारे तरीके यहाँ पे धीरे धीरे आप सीख जाओगे। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।